हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस हैं उसकी? जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो अपन को ये तो बताता है कि जो भी अपन हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट किस तरह चेंज होगी, है ना, कन्वर्जन का किस तरह होगा। लेकिन वो जो हीट चेंज हुई उसकी डायरेक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट डज नॉट describe the direction of conversion of energy। ठीक है, कि भाई कोई भी एक एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वापस जो सेकंड फॉर्म है उससे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मान लो एक व्हीकल का एग्जांपल लूँ मैं, एक कार मूव कर रही है ना, कार मूव कर रही है, उसके अंदर ब्रेक अपन ने अप्लाई किया, है ना। ब्रेक अपन ने अप्लाई किए तो क्या हुआ कि ब्रेक्स ने टायर्स पे फ्रिक्शन अप्लाई किया। ठीक है, कार रुक गई। फ्रिक्शन से क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन जब हुआ तो उससे हीट एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, हीट एनर्जी जनरेट हुई, मतलब एक तरीके से आपने जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई ब्रेक के थ्रू। ठीक है, लेकिन मान लो अगर अपन उसको वापस हीट प्रोवाइड कर दें, वापस उसको क्या प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें, तो वो हीट वापस से जाके ब्रेक्स पे अप्लाई होके, है ना, उसको मूव नहीं कर सकती व्हीकल को, है ना। अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हीट अप्लाई कर दें तो वहाँ से जो वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट होके और उसको नहीं रोक सकती, है ना। तो किसी भी एक एनर्जी का कन्वर्जन वन वे हो रहा है ना, रिवर्सिबल नहीं हो रहा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि भाई जो एनर्जी का कन्वर्जन है वो किस एनर्जी का किस एनर्जी में होगा, है ना, और प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं है, एक ही डायरेक्शन में क्यों है ना। तो एनर्जी के कन्वर्जन की डायरेक्शन को फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक बुलेट फायर की। ठीक है, मैंने बुलेट फायर की, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उसने जाके किसी टारगेट को हिट किया, टारगेट को हिट किया तो वो काइनेटिक एनर्जी से हीट जनरेट हो गई वहाँ टारगेट पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस टारगेट को हीट दे दूँ तो वहाँ बुलेट रखी हुई है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और बुलेट बाउंस बैक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, टारगेट पे जाके मैं बुलेट को रख दूँ, वो टारगेट को हीट प्रोवाइड कर दूँ, वो हीट लेके बुलेट, ऐसा नहीं हो सकता कि वापस बाउंस बैक हो जाए। मतलब वन डायरेक्शनल तो चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन हीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई आइडिया नहीं देता। ठीक है, दूसरा ये एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं देता। भाई कंपल्सरी थोड़ी है कि मैंने एक बुलेट फायर की तो हर एक टारगेट पे जाके वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी, ऐसा नहीं है ना, है ना। या फिर मैं मान लो हर बार ब्रेक लगा रहा हूँ कार में, तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि हर बार सेम फ्रिक्शन से सेम हीट एनर्जी जनरेट हो। ठीक है, तो कितना एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक कन्वर्जन होगा एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको कहीं भी ये पता नहीं चलता कि भाई जो सोर्स है ना वो कैसा है। सोर्स जो है वो हॉट है, वो कोल्ड है, कैसा सोर्स है जिससे अपन हीट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अपन को सोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो ये तीन जो है ना, दीज थ्री आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ना तो अपन को डायरेक्शन के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ, कन्वर्जन किस वे में होगा, है ना, वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होगा, रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो भी नहीं बताता। कन्वर्जन कितना होगा
वो भी अपन को नहीं बताता, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि भाई कन्वर्जन कैसे होगा, वो फर्स्ट लॉ से, मतलब एक तरीके से हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो नेचर में है, ठीक है, कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होगी अपने आप। ऐसे वो किस एक्सटेंट तक चेंज होगी वो भी अपन को पता नहीं चलता, और जिस सोर्स से अपन ले रहे हैं हीट, वो सोर्स का नेचर क्या है वो भी अपन को फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ने क्या है, दो टर्म पढ़े थे, एक तो Cp और एक Cv। Cp वॉज द कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड Cv वॉज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एक तो अपन ने पढ़ा Cp/Cv इक्वल टू गामा। इसके अलावा एक और रिलेशन है Cp और Cv में, जिसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। देखें क्या है वो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखो, लेट मेरे पास एक गैस है ना, वो जो गैस है ना, वो गैस मेरे पास है 1 मोल अमाउंट में, 1 ग्राम मोल, ठीक है। और उस गैस को मैंने किसी सिलेंडर के अंदर डाला, कंटेनर के अंदर डाला, जो सिलेंडर है ना, और उस पर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं गैस, आइडियल गैस मान रहा हूं मैं, है ना, परफेक्ट गैस है इन सिलेंडर, जिसके इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मैं मान रहा हूं, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैं P, V एंड T। ये मैं लाइट कर लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे Cp और Cv का रिलेशन देखना है। मतलब मुझे गैस को एक बार तो Cp मतलब स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करनी है कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक बार उसको स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर देखना है। अच्छा, यूज़ करूँगा किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। देखो, अब लेट मेरे पास ये जो गैस है ये 1 ग्राम मोल है ना, तो n इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये जो गैस है ना, इस गैस को मैं क्या करता हूं, स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करता हूं किसी टेम्परेचर रेंज dt के लिए, है ना। मैं इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हुआ, Cv कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फाइंड कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हुआ किसी टेम्परेचर रेंज dt में मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, वेरी करवाता हूँ। मतलब एक स्मॉल चेंज में टेम्परेचर में करता हूँ। जब मैं स्मॉल चेंज टेम्परेचर में करूँगा तो इसको मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, क्या होती है, dq इक्वल टू ms dt होती थी, ठीक है। सो dq विल बी m अमाउंट तो 1 ग्राम मोल है, ठीक है। s स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम का Cv लेट कर लेता हूं मैं, और टेम्परेचर चेंज मैंने कितना किया है, dt। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड कितनी हो जाएगी मेरी, Cv dt हो जाएगी, ठीक है। जहां मैंने Cv s स्पेसिफिक हीट को Cv लेट कर लिया है, ठीक है। इट इज द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोल में ले रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी dV विल बी 0, और अगर dV 0 है तो द वर्क डन इज PdV क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई dq इज इक्वल टू व्हाट, du एंड प्लस dw, ठीक है।
दैट मीन्स डी डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू. सो डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, सी वी डी टी. ये हो जाएगी. ठीक है. वॉल्यूम को मैं क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ. पता है अपन को जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो. ठीक है. जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अपन ने दिया वो किस में काम में आया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के यूज में आया. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, सेम गैस है ना, और सेम गैस को फिर से मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करनी है, लेकिन इस बार प्रेशर को मुझे कांस्टेंट रखना है. टेम्परेचर रेंज में वही रखूंगा, dt. ठीक है. फॉर सेम टेम्परेचर रेंज dt, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड क्या हो जाएगी भाई, डी क्यू डैश कर लेता हूँ है ना, बीपी के लिए. एम एस डी टी होती है मोलर के लिए, सी पी ऐड कर लेता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एम वन हो जाएगा और इनटू में क्या हो गया, डी टी. ठीक है. जहाँ पे सी पी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना. अच्छा क्या होगा कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है. नहीं है तो वर्क भी होगा कुछ ना कुछ. ठीक है. तो इफ चेंज इन वॉल्यूम डीवी है तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू डैश विल बी व्हाट, पी डी वी. ठीक है ना. तो अगर यहां पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू डैश इक्वल टू डी यू डैश प्लस डी डब्ल्यू डैश, है ना, कांस्टेंट प्रेशर के लिए. सो डी क्यू डैश इज सी पी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी यू डैश प्लस पी डी वी. सो डी यू डैश क्या आ जाएगा भाई, सी पी डी टी माइनस का पी डी वी. ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कब, जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा. ये था तब जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा. ठीक है. अब देखो यहां पे टेम्परेचर रेंज क्या है, dt, और यहां पे भी टेम्परेचर रेंज क्या रखी मैंने, dt. मतलब टेम्परेचर रेंज दोनों क्या है, सेम है. देखो दोनों के टेम्परेचर में जो चेंज किया है वो क्या किया है, सेम किया है. अब अगर दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज किया है तो टेम्परेचर का चेंज किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे, है ना भाई. इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है तभी तो टेम्परेचर में चेंज होता है आइडियल गैस के लिए. अगर टेम्परेचर चेंज सेम है इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या है, सेम है. ठीक है. एज टेम्परेचर रेंज इज सेम फॉर बोथ. अगर टेम्परेचर रेंज सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू डी यू डैश, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी. ठीक है. आइडियल गैस ले रहा हूं मैं. दैट मीन्स सी वी डी टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी पी डी टी और माइनस का पी डी वी. ठीक है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पी डी वी इक्वल टू सी पी डी टी माइनस का सी वी डी टी. दैट मीन्स पी डी वी क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी और इंटू डी टी. ये हो जाएगा. अच्छा अपन जानते हैं भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि भाई पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना. एन इक्वल टू 1 के लिए पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर टी. ठीक है. प्रेशर अगर कांस्टेंट रखूं, पी और आर कांस्टेंट हो गए, डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, ये पी डी वी इक्वल टू आर डी टी. ठीक है. कांस्टेंट प्रेशर के लिए. और पी डी वी इक्वल टू आर डी टी है तो मैं इस पी डी वी को क्या पुट कर सकता हूं कांस्टेंट प्रेशर के लिए,
RDT पुट कर सकता हूँ। सो इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई, थर्ड। तो थर्ड के अंदर अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये RDT इक्वल टू CP माइनस CV DT इक्वल टू क्या हो गया, RDT कैंसिल आउट हो गया। तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ठीक है भाई, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो अपने गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो अपने पढ़ाई है कि भाई CP इज ग्रेटर देन CV होती है, उसका रीजन मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर्स में। डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, वो R के इक्वल होगा, गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी तक जो अपने टॉपिक किए उनके बेसिस पे। देखो देखो इक्वेशन है मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर आर टू सैंपल्स of a gas initially at same temperature and pressure. ठीक है, are compressed from a volume V to V/2। ठीक है, one sample is compressed isothermally and other is adiabatically। ठीक है, पूछ रहा है इन विच सैंपल इज द प्रेशर ग्रेटर। क्या करा है क्वेश्चन कि भाई एक अपने पास गैस के सैंपल हैं, है ना, देयर आर टू सैंपल्स ऑफ अ गैस, एक ही गैस है उसके दो सैंपल हैं और इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है दोनों का सेम है। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, फिर क्या किया, वॉल्यूम के V से V2 किया है, V/2 किया है कंप्रेस करके। ठीक है, एक का कंप्रेशन तो आइसोथर्मली किया है और एक का कंप्रेशन किया है एडियाबैटिकली।
तो अपन से पूछ रहा है कि भाई जो प्रेशर होगा वो किस में ज़्यादा होगा, है ना, वॉल्यूम चेंज करने के बाद, एडियाबैटिक वाले सैंपल में होगा या जिसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया उस सैंपल में होगा। ठीक है, देखो इनिशियल में क्या बोल रहा है मुझे, इनिशियल वॉल्यूम, है ना, तो क्या है, दोनों का V है ना, और फाइनल दोनों का क्या है, V/2 है ना। इनिशियल प्रेशर दोनों का सेम है, मैं ऐड कर लेता हूँ P है, और फाइनल प्रेशर मुझे उधर रिलेशन निकालना ही, मुझे फाइंड करना है किसमें ग्रेटर होगा। ठीक है, देखो जो फर्स्ट सैंपल है ना वो किस प्रोसेस से गया है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस से गया है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से गया है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के रिलेशन को फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, विच इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, आइसोथर्मल है। मतलब P1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2V2 हो जाएगा ना। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रेशर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। मुझे P2 फाइंड करना है, P2 क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन V2। तो P2 इज प्रेशर तो P है, वॉल्यूम इनिशियल V है, फाइनल V/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब P2 क्या हो जाएगा, 2P, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि भाई जो सेकंड सैंपल है वो सेकंड सैंपल अपना एडियाबैटिक सैंपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस से पास हुआ है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशन को फॉलो करेगा, मीन्स PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स P1 पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 पावर गामा। मुझे P2 फाइंड करना है, तो P1 V1 पावर गामा अपॉन V2 का पावर गामा हो जाएगा P2 इक्वल टू, है ना, तो P1 V1 अपॉन V2 पावर गामा हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो P2 इक्वल टू P1 इज P, है ना, V1 इज V, V2 इज V/2 पावर गामा। दैट मीन्स P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पावर गामा इंटू P हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये P2 ये तो किसके लिए था, ये था अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये अपना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, तो उसको P2 डैश में मान लेता हूँ, है ना। अब देखो मुझे फाइंड ये करना है कि भाई किसके अंदर प्रेशर ग्रेटर है, एडियाबैटिक के अंदर या फिर आइसोथर्मल के अंदर। यहाँ मेरे पास जो P2 है ना वो 2P है, और P2 डैश क्या है, 2 पावर गामा P। ठीक है, अपन जानते हैं गामा इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV, ये होता है। और CP जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, CV से। अगर CP CV से ग्रेटर है, इसका मतलब गामा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 ही तो आनी चाहिए, है ना। गामा की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और गामा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो 2 पावर गामा की कुछ भी वैल्यू मैं निकालूं वो हमेशा 2 से ग्रेटर ही आएगी, है ना। 1.5, 2, 4 कुछ भी कर लो, वो हमेशा 2 से ग्रेटर ही आएगी, क्योंकि गामा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर 2 पावर गामा ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, P2 डैश भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि P2 डैश तो 2 पावर गामा टाइम्स ऑफ P है, और P2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ P है। तो 2 पावर गामा टाइम्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स, सो P2 डैश इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम हाफ होने के बाद प्रेशर आइसोथर्मल के कंपैरिजन में क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखें, देखो
देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, सीवी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट विल बी चेंज, व्हाट विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, ये पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, और बोल रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या दे रहा है अपन को, सीपी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है अपन को, सीपी इक्वल टू बोल रहा है 8 कैलोरी पर मोल, ठीक है, और आर की वैल्यू दे रहा है अपन को क्वेश्चन में ही 8.36 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ऑक्सीजन है ना उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो, कितने मोल हैं, 5 मोल हैं आपके पास, ठीक है, एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। चेंज कितना कर रहे हो टेम्परेचर में, dt कर रहे हो आप कितना, 10 to 20 मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहे हो, है ना, 20 - 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज पूछ रहा है, मीन्स du आपसे पूछ रहा है, ये आपको एक तो cp गिवन है, कितना है 8 कैलोरी पर मोल, और एक आपको r की वैल्यू गिवन है, कितनी है 8.36 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो देखो पहली बात तो ये है कि अपन को क्या चाहिए, अपन को रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले सीवी की वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, सीवी की वैल्यू चाहिए। सीवी की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, मेरे पास क्या है, सीपी की वैल्यू है, कितनी है 8 कैलोरी पर मोल। अच्छा, जो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 8.36 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, ये कैलोरी में है और वो किस में है, जूल में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा भाई, ये आर इक्वल टू 8.36 अपॉन किससे डिवाइड करूं, जूल कांस्टेंट 4.18 से, ठीक है, तो कैलोरी में आ जाएगी ये मोल डिग्री सेल्सियस, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। रिलेशन पढ़ाया ना अपन ने W का और H का, H इक्वल टू क्या होता है W अपॉन J, तो कैलोरी को अगर भाई वर्क की यूनिट क्या हो गई जूल, हीट की क्या हो गई कैलोरी, तो कन्वर्ट करना है जूल में, जूल को किस में कैलोरी में, तो 4.18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई, सीधा सीधा रिलेशन बताया ना अपन को, H इक्वल टू क्या होता है W अपॉन J, ठीक है। मुझे अगर CV की वैल्यू चाहिए, CV इज अपन जानते हैं कि भाई CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है R, CV क्या हो जाएगा CP माइनस R, CV क्या हो जाएगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 कैलोरी पर मोल, ठीक है, आ जाएगी वैल्यू। अब CV की वैल्यू 6 आ गई, तो मुझे क्या चाहिए भाई कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ किसको, टेम्परेचर को 10 to 20, ठीक है, तो
हीट एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी 5 मोल से, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू एम सी वी डी टी, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम कितना है 5, सी बी कितना है 6, डी टी कितना है 10, तो डी क्यू कितना आ जाएगा भाई 300 कैलोरी। इसका मतलब जो हीट एब्जॉर्ब होगी किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो हीट एब्जॉर्ब करेगा 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो कितनी करेगा 300 कैलोरी करेगा। अब देखो जो प्रोसेस है वो कैसी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो dV क्या हो जाएगा 0, तो dW वर्क डन विच इज PdV क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ देखूं थर्मोडाइनमिक्स का क्या कहता है कि भाई डी क्यू इक्वल टू क्या होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू तो 0 हो गया, तो डी यू क्या हो जाएगा डी क्यू के इक्वल होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज उतना ही होगा जितनी उसने क्या ली, हीट ली। तो कितनी हीट ली उसने 300 कैलोरी, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो भी क्या होगा 300 कैलोरी ही होगा, ठीक है भाई। तो एक अपना क्वेश्चन सीपी और सीवी के बेसिस पे, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को बुक के अंदर, उनको अपन करके क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।